नमस्कार। मैं राजश्री। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और हमारा आज का टॉपिक है 1772-73 अर्थात 1772 से 73 के प्रशासनिक सुधार। जो शासकीय सुधार किए गए उस समय भारत का गवर्नर जनरल बन के कौन आया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके द्वारा जो सुधार किए गए उनकी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आप पढ़ते हैं जो बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो फर्स्ट पेपर है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, उसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस प्रकार जो एक अंग्रेज जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश सरकार की जो कंपनी थी, उसने 1600 में व्यापार के लिए भारत आई और धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ उसने भारतीय क्षेत्रों को हस्तगत करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत उसने प्लासी के युद्ध से की जो आपका 1757 में हुआ। और प्लासी के युद्ध के द्वारा इसने क्या किया? इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार करने का कार्य शुरू किया। और बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ, इसके द्वारा इसने इन संपूर्ण क्षेत्र पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। 1765 के बाद और 1772 तक इन 7 सालों में बंगाल में दोहरा शासन चलता रहा। एक तरफ तो बंगाल का जो नवाब था उसके द्वारा कार्य किया जाता था और दूसरी ओर जो लॉर्ड क्लाइव था उसने अपने हिसाब से अपना जो अंग्रेज कंपनी थी वो अपना कार्य करती थी, व्यापारी कार्य करती थी और दोनों के कार्य उस समय चलता रहता था। लेकिन जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने प्रशासन के क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण कदम उठाए। ठीक है, उसने उस दोहरे प्रशासन के मुखौटे को अब उतार फेंका। ठीक है, अब उसने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य किए शासन को प्रबंध करने के लिए और इसके लिए उसने प्रशासकीय सुधार किए, न्यायिक सुधार किए, वाणिज्यिक सुधार किए, भूमि संबंधी सुधार किए। इन सब को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका जो क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बनता है कि 1772-73 में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए, या फिर एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत के प्रशासनिक सुधारों में क्या कार्य किए। अगर शॉर्ट नोट आए तो ये भी हो सकता है कि भूमि संबंधी सुधार क्या किए थे या प्रशासनिक सुधार क्या किए गए, या फिर वो छोटे नोट में राजस्व संबंधी सुधार पूछ सकता है। तो किसी भी दृष्टि से एग्जामिनर ये चीज़ें पूछ सकता है। हमें हर दृष्टि से इस टॉपिक को इस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रशासनिक सुधारों की। प्रशासनिक सुधारों में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये हैं कि इस काल में दोहरी शासन प्रणाली का अंत कर दिया गया। दूसरा, राजस्व बोर्ड का गठन किया गया। तीसरा, राजकोष मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया गया। और चौथा, समस्त प्रशासन कंपनी के हाथों में आ गया। और नवाब का भत्ता 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दिया गया। मुगल सम्राट को दिया जाने वाला 26 लाख वार्षिक जो था वो बंद कर दिया गया और इलाहाबाद और कड़ा के जिले वापस ले लिए गए। अब हम एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कि इस काल में दोहरी शासन प्रणाली का अंत किया गया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो इलाहाबाद की संधि की गई थी बक्सर के युद्ध के बाद, उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दोहरे शासन की स्थापना की गई थी। इसमें जो कुछ उत्तरदायित्व थे वो नवाब के थे और कुछ उत्तरदायित्व ब्रिटिश संस्था के थे और दोनों मिलके वो कार्य कर रही थी। दोनों के कार्यभारों को बांट दिया गया था। इसमें जो दीवानी और फौजदारी दो तरह के कार्य थे। दीवानी जो अधिकार थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले रखे थे और जो फौजदारी कानून व्यवस्था थी वो बंगाल का नवाब कर रहा था। लेकिन अब 1772 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में रहते थे, जो भारतीय जो अंग्रेजी व्यापारी कंपनी थी उसके व्यापार को देखते थे, उन्होंने ये घोषणा की कि अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा में दोहरी शासन प्रणाली का बंगाल में अंत कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक राजस्व बोर्ड की नियुक्ति की गई। राजस्व बोर्ड के सदस्य कौन होते थे? राजस्व बोर्ड के सदस्य थे गवर्नर जनरल खुद और कलकत्ता काउंसिल। इनको मिलाकर राजस्व बोर्ड का गठन किया गया। और जो उसके पहले जो दीवान थे, भारतीय दीवान थे मोहम्मद रजा और राजा शिताब राय, इनको हटा दिया गया और इनको हटा करके जो पूरे राजस्व की जिम्मेदारी इस राजस्व बोर्ड ने अपने हाथ में ले ली।
और इसके इन्होंने अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए जो राजस्व को एकत्र करते थे। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है कि राजकोष मुर्शिदाबाद से कोलकाता लाया गया। जो मुर्शिदाबाद था वो बंगाल की जो नवाब थे उनकी राजधानी थी। पहले राजकोष वहाँ रहता था। अब जो मुर्शिदाबाद से इसको कहाँ ले जाया गया? कोलकाता। कोलकाता किसका हेडक्वार्टर था? कोलकाता आपकी जो अंग्रेज कंपनी थी, जो व्यापारिक कंपनी थी, उसका हेडक्वार्टर था। इसको कोलकाता ले जाया गया। फिर हम देखते हैं कि अब ये जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, इसे देखते हैं कि जो जितना भी प्रशासन था, जो प्रशासनिक कार्य थे, वो किसके अधिकार में आ गए? वो आपके गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधिकार में आ गए। अब ये किया गया कि नवाब को अपनी स्वायत्तता थी, परंतु सिर्फ किसमें? उसके निजी प्रबंध के कार्यों में ही उसकी स्वायत्तता थी। अब उसका भत्ता 32 लाख से घटाकर कितना कर दिया गया? उसका भत्ता 16 लाख कर दिया गया। मुगल सम्राट को दिया जाने वाला जो 26 लाख जो वार्षिक था वो अब बंद कर दिया गया। और इसके अलावा सम्राट को दिए गए इलाहाबाद और कड़ा के जिले जो अपन को इलाहाबाद की संधि के द्वारा इनको दिए गए थे, वो उसे वापस ले लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण रूप से जो कदम उठाए गए इस वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा प्रशासनिक सुधारों में, वो था कि अब कंपनी ने सारा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। उसने जो इससे पहले नाम मात्र की जो शक्तियाँ जो बंगाल के नवाब के पास थी, वो अब उसके पास नहीं रही और उसका सिर्फ कार्य अपनी जो आंतरिक जो उसके राज दरबार संबंधी कार्यों तक ही रह गया। बाकी दीवानी और फौजदारी जो कार्य थे वो किसके हाथ में चले गए? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या प्रशासनिक जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अपने हाथ में ले लिए। अगले हम बात करेंगे भूमि कर सुधारों की। जो अगला महत्वपूर्ण कदम जो वारेन हेस्टिंग्स ने उठाया वो था भूमि कर सुधार। इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें अपन लिख सकते हैं वो है कि राजस्व व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसने अब परीक्षण तथा अशुद्धि का नियम अपनाया, अर्थात ट्रायल और एरर, इस व्यवस्था को अपनाया गया। दूसरा, समस्त भूमि पर शासक का स्वामित्व स्वीकार किया गया। कर संग्रहण के लिए ऊंची बोली लगाने वालों को 5 साल के लिए जमीन नीलाम कर दी गई। ठीक है, अर्थात भूमि संग्रह के लिए ठेके की प्रथा उसने चालू की। अगला जो बात थी वो थी 1773 में कलेक्टरों को हटा दिया गया और इसके स्थान पर वापस भारतीय दीवान नियुक्त किए गए। अगला, उनके कार्य निरीक्षण के लिए 6 प्रांतीय परिषदें नियुक्त की गई। जो किसके लिए? मतलब जो भारतीय दीवान नियुक्त किए गए उनके लिए क्या की गई? भारतीय परिषदें नियुक्त की गई। ये जो भारतीय प्रांतीय परिषदें थी ये कलकत्ता स्थित राजस्व समिति के अधीन होती थी और हेस्टिंग्स का विचार था कि यह समस्त कार्य कलकत्ता में केंद्रित होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि आगे चल के ये जो पंचवर्षीय व्यवस्था थी, जो ठेके पर देने की व्यवस्था थी, वो असफल रही। इससे क्योंकि कृषकों को बहुत कष्ट हुआ। जो ठेकेदार थे वो उनके पास न तो कोई जानकारी थी, न ही उनके भूमि कर में कोई स्थायी रुचि थी और उन्होंने क्या किया? कृषकों से अधिकतम कर प्राप्त करने का प्रयत्न किया। कंपनी के अधिकारियों ने भी अपने निजी नौकरों और गुमास्तों की सहायता से नीलामियों में भाग लिया। ठीक है, इसलिए आगे चल के ये क्या हुआ? ये जो धन लोलुपता के लिए जो ये नीति अपनाई गई थी, इससे क्या हुआ? इससे किसानों पर बहुत अधिक भार पड़ गया और जो किसान थे वो अपनी भूमि छोड़ कर जाने लगे। इसलिए 1776 में पंचवर्षीय ठेके समाप्त कर दिए गए और उसके स्थान पर पुनः 1 वर्षीय प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, और कर संग्रहण के लिए वापस नीलामी की प्रथा, अर्थात 1 वर्ष के लिए भूमि कर ठेके पर दे दिया जाता था। पर इस बार जमींदारों को अपेक्षाकृत अच्छा समझा गया। 1781 में पुनः इस व्यवस्था में सुधार किया गया तथा प्रांतीय परिषदें समाप्त कर दी गई। जिलों में पुनः कलेक्टर नियुक्त किए गए, लेकिन उन्हें कर निश्चित करने का अधिकार नहीं था। कानून को पुनः नियुक्त किए गए एवं सर्वोपरि निरीक्षण कलकत्ता स्थित राजस्व समिति में ही था, अर्थात जो संबंधित कार्य थे, किससे? लगान से संबंधित जो कार्य थे वो कलकत्ता में ही केंद्रित रहे। इस तरह हम कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स कोई निश्चित कर व्यवस्था अथवा प्रणाली बनाने में असफल रहा। उसका मुख्य कारण था कि उसकी केंद्रीकरण की नीति, अर्थात वो सिर्फ बंगाल में ही
जो कलकत्ता था वहीं अपनी सारी नीतियों को केंद्र बिंदु बनाना चाहता था। अंत में 1782 में सर जॉन शोर को ये कहना पड़ा कि जिलों में वास्तविक स्थिति की तथा भूमि कर की जानकारी आज हमें 1774 की तुलना में कम ही है। अगला जो आपका आता है वो है उसके न्यायिक सुधार। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो न्यायिक सुधार किए वो अधिक सफल रहे। ठीक है, उसके पहले हम देखते हैं कि बंगाल में जो न्याय की स्थिति थी वो संतोषजनक नहीं थी, क्योंकि जो जमींदार थे वो दीवानी का और फौजदारी दोनों मामलों के निर्णय जमींदारी करते थे और छोटे छोटे अपराधों में भारी जुर्माने लगाए जाते थे। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस तरफ ध्यान दिया। उसने मुगल रूपरेखा पर आधारित न्याय प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न किया। सर्वप्रथम उसने क्या किया, 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय स्थापित किया गया। दीवानी न्यायालय क्या होता है? दीवानी न्याय जो होता है वो आपकी संपत्ति, आपके पैसे से संबंधित जो बिंदु होते हैं उनसे संबंधित, उसको दीवानी मामले बोलते हैं। और फौजदारी मामले जो आपकी लड़ाई झगड़े, मारा पीटी जो से संबंधित मामले होते हैं वो आपके फौजदारी मामले कहलाते हैं। तो जो दीवानी न्याय था वो कलेक्टरों के अधीन था। वे सभी प्रकार के मामले सुनते थे। हिंदुओं पर हिंदू विधि तथा मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। 500 रुपये तक के मामले कलेक्टरों द्वारा सुने जा सकते थे और इसके ऊपर दीवानी अदालत में अपील हो सकती थी, जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च परिषद के प्रधान और 2 अन्य सदस्य होते थे। और इन सब की सहायता के लिए भारतीय अधिकारी नियुक्त होते थे, क्योंकि आपको पता है कि मूल रूप से जो अंग्रेज सरकार थी वो एक व्यापारिक कंपनी थी। उसको भारत की विधि विधानों के बारे में, भारत के रिवाजों के बारे में अभी तक इतना पता नहीं था। इसलिए उन्होंने हर क्षेत्र में क्या किया, भारतीय अधिकारियों को नियुक्त किया। जो जिला फौजदारी जो अदालत थी वो एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर को ये देखना होता था कि जो साक्षी ठीक से ली गई अथवा उस पर ठीक ठाक विचार किया गया है या नहीं। न्याय खुली अदालत में होता था। यहाँ मुस्लिम कानून लागू होता था। मृत्युदंड तथा संपत्ति की जब्ती के लिए सदर निजामत अदालत को प्रमाणित करना आवश्यक था। जो जिला निजामत अदालत होती थी उसकी अपील सदर निजामत अदालत में होती थी। इसका अध्यक्ष उप निजाम होता था। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया, जिसके अधिकार क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय तथा अंग्रेज थे। कलकत्ता से बाहर रहने वाले भारतीयों के झगड़े को यह न्यायालय तभी सुन सकता था यदि दोनों पक्ष इसके लिए स्वीकृति दे दे। यहाँ अंग्रेजी कानून लागू होता था, जबकि सदर निजामत और सदर दीवानी अदालतों में हिंदू और मुस्लिम कानून लागू होता था। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है कि जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया उसमें अंग्रेजी कानून था। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। और बाकी की जो उसके निचले स्तर पर जो न्यायालय थे, सदर निजामत अदालत, सदर दीवानी अदालत या जिला दीवानी अदालत, जिला निजामत अदालत, इन सब में हिंदू और मुस्लिम कानून लागू होते थे। इसके अतिरिक्त परिषद को कुछ नियम बनाने का अधिकार भी दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिंदू तथा मुस्लिम विधियों को भी एक पुस्तक का रूप देने का प्रयत्न किया। 1776 में संस्कृत में एक पुस्तक कोड ऑफ जेंटू लॉज छपी। 1791 में विलियम जोन्स तथा कोलब्रुक की डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ छपी। इस प्रकार फतवा आलमगीरी का अंग्रेजी अनुवाद करने का भी प्रयत्न किया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आधार स्थापित करने का प्रयत्न किया। ठीक है, और इसके लिए उसने जो न्याय व्यवस्था चली आ रही थी उनको एक बुक के रूप में, एक पुस्तक के रूप में करने की कोशिश की, ताकि लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ पाएँ और इसके आधार पर न्याय स्थापित कर पाएँ। अगला जो आपका महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है शासकीय सुधारों में वो है वाणिज्य संबंधी सुधार। वॉरेन हेस्टिंग्स ने आंतरिक व्यापार के क्षेत्र में रुकावटें दूर करने का प्रयत्न किया। ठीक है, इसके लिए उसने किया कि जमींदारों के क्षेत्रों में स्थित शुल्क गृह बंद कर दिए गए। अब केवल 5 शुल्क गृह कहाँ, कलकत्ता, हुगली, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में रह गए। शुल्क 2.5% रह गया जो सभी को देना होता था। उसने कंपनी के अधिकारियों द्वारा छूट देने के पत्र बंद कर दिए, विशेषकर उनके निजी व्यापार के लिए। इस प्रकार कंपनी के गुमाश्तों द्वारा जुलाहों का शोषण भी बंद कर दिया गया।
अर्थात हम देखते हैं कि पहले जो परमिट व्यवस्था थी, जो अंग्रेजों को परमिट व्यवस्था थी, उसको वारेन हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया। अब सबको जो शुल्क दर थी वो सबके लिए समान थी, सबको देना पड़ता था। तिब्बत तथा भूटान से व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न भी किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि हेस्टिंग्स ने बंगाल को एक शासन व्यवस्था दी, ठीक है, और उस जो शासन व्यवस्था बाद में आगे चल के वो अलग अलग एक्ट को माध्यम से भारत में एक प्रशासन को सुगठित करने की कोशिश की गई। उसकी नींव किसने रखी? उसकी नींव वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी, क्योंकि अभी नई नई ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में स्थापित हो रही थी। अभी 1765 के बाद 5-7 साल ही हुए थे। भारत को जो व्यापारिक कंपनी थी वो अब एक शासकीय सत्ता बनने जा रही थी। तो इसकी शुरुआत धीरे धीरे सुधारों में किसने की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। इसीलिए टॉपिक आपके कोर्स में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है।